हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अन्य हिंदी मीडियम बोर्ड और आप हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के इस सबसे भरोसेमंद हिंदी मीडियम चैनल देव एजुकेयर, जहां पास आपको मिलता है लेखा शास्त्र, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के ढेर सारे कंटेंट्स। आपका स्वागत करता है भैया आज के इस धमाकेदार सेशन, जबरदस्त सेशन में बेटा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज के इस धमाकेदार सेशन के माध्यम से हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। क्या नया सीखेंगे सर? तो प्यारे बच्चों, मैं एक चीज बता दूं, नया ये है कि हम आज उस चीज से रूबरू होंगे जिस चीज की मदद से या जिस नियम की मदद से, जिस नियम और सिद्धांत की मदद से हम क्या करते हैं, सारे के सारे अकाउंटिंग का कार्य करते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे सुनहरा नियम को जानेंगे, जिसी को हम इंग्लिश में कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। हम जानेंगे डेबिट और क्रेडिट करने के नियम के बारे में बेटा। किसके बारे में जानेंगे सर? डेबिट और क्रेडिट के नियम के बारे में आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ जानेंगे कि कौन कौन से वो पक्ष होते हैं, कौन कौन से वो खाते होते हैं जो एक व्यापारिक लेन देन से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं सर। क्या बात है। और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों दोहरा लेखा प्रणाली के जो चरण होंगे कि किस चरण में हमको कौन से खाते तैयार करने हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए आज के इस धमाकेदार सेशन की ओर अग्रसर होते हैं और चलते हैं और भैया अध्ययन करते हैं क्या, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब सुनहरा नियम, जिसी को हम कहते हैं डेबिट और क्रेडिट के नियम प्यारे बच्चों। तो चलिए चलते हैं भैया। कौन कौन से खाते होते हैं सर? तो यहाँ पास बताया गया खातों के नाम। तो मैंने आप लोगों को दोहरा लेखा प्रणाली बताते हुए बता दिया था बेटा कि क्या किया जाता है, खातों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक तो होता है व्यक्तिगत खाता, दूसरा होता है क्या, वास्तविक खाता, और लास्ट में होता है प्यारे बच्चों क्या, नाम मात्र के खाते, जिसी को हम कहते हैं अवास्तविक खाते। उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूं कि व्यक्तिगत खाता हम किसको कहेंगे, तो जो व्यक्ति विशेष होंगे या जो फर्म, संस्था, संगठन होंगे, या तो फिर होंगे वो बैंक। ठीक है, तो यहां पास जैसे कि व्यक्ति विशेष, जैसे कि मैं हो गया, आप लोग हो गए, या कोई और अन्य व्यक्ति, जैसे कि यहां पास बोला गया राम मोहन। तो राम और मोहन क्या है, एक व्यक्ति का नाम है ना, दो अलग अलग व्यक्तियों के नाम है। तो ये व्यक्तिगत खाता से रिलेटेड हो गया। और साथ ही साथ मैंने बोला, बैंक बोला, फर्म बोला, संगठन बोला, संस्थान बोले, ये क्या हो गए, कृत्रिम व्यक्ति हो गए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट होता है वास्तविक खाता। तो वास्तविक खाता क्या होता है, मतलब जिस वस्तु को हम क्या करते हैं, क्रय और विक्रय करते हैं। ठीक है, जिस वस्तु का हम क्या करते हैं, क्रय और विक्रय करते हैं, या जिन वस्तुओं को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसी को तो वास्तविकता कहती है बेटा। वास्तविक खाते के अंतर्गत उसी वस्तुओं को लाया जाता है जिन वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर? देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। उसी को क्या कहते हैं, वास्तविक खाता कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया अवास्तविक या नाम मात्र के खाते। तो प्यारे बच्चों, क्या आप हानियों को या व्ययों को, अपने खर्चों को देख सकते हो क्या? नहीं। आप केवल और केवल क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, उसका अनुभव कर सकते हो कि हाँ मैंने इतना खर्चा किया, है ना। जैसे कि मान के चलिए आपने इस मार्कर को खरीदने के लिए 50 रुपए खर्च किए, तो आप उस खर्च किए हुए पैसों को देख सकते हो क्या? खर्चों को देख सकते हो क्या? खर्च को तो आप देख नहीं सकते। तो आप क्या करोगे, हाँ मैंने इस पर 50 रुपए खर्च किए, इसका अनुमान आप लगा सकते हो, अनुभव कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो ऐसे खर्चों या व्ययों या हानियों को ही क्या कहते हैं, अवास्तविक या नाम मात्र के खाते कहते हैं प्यारे बच्चों, जिसमें कोई वास्तविकता नहीं होती। ठीक है, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, केवल और केवल अनुभव कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं डेबिट और क्रेडिट के नियम के बारे में। ठीक है, कि कौन कौन से वो दो पक्ष हैं, डेबिट होते हैं, कौन कौन से खाते होते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे कि मैंने खातों के बारे में तो बता दिया, अब जानते हैं डेबिट और क्रेडिट। तो बेटा मैं बता दूं, डेबिट और क्रेडिट को दो और अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक तो होता है नाम, जैसे कि पहले शब्द है डेबिट, तो डेबिट को हम नाम के नाम से भी जानते हैं। हिंदी मीडियम वाले हो तो ये जानना आप लोगों के लिए आवश्यक है। ठीक है, और साथ ही साथ हम उसको विकलन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से सर? नाम और विकलन के नाम से डेबिट को जानना पड़ेगा बेटा। ठीक है, नाम और विकलन के नाम से भी संबोधित किया जाता है डेबिट को। डेबिट तो हो गया आपका इंग्लिश वर्ड, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं, नाम और विकलन।
उसी प्रकार इस क्रेडिट को भैया हम जमा और समाकलन के नाम से जानते हैं, जमा और समाकलन के नाम से जानते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो तो इनको आप किस नाम से संबोधित करोगे, जमा और समाकलन नाम से संबोधित करोगे क्रेडिट को बेटा। ठीक है, तो आइए चलते हैं डेबिट और क्रेडिट के नियम को समझते हैं, जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, सुनहरा नियम कहते हैं हम उसको। ठीक है, तो यहाँ पास बोला गया व्यक्तिगत खाते के अनुसार पाने वाले व्यक्ति का नाम, जैसे कि राम हो गया, मोहन हो गया, बैंक इत्यादि। ठीक है, मतलब पाने वाले व्यक्ति को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। व्यक्तिगत खाते के अकॉर्डिंग जो भी पाने वाला व्यक्ति होगा उसको हम क्या करते हैं, क्या करेंगे बेटा बताओ फिर से, डेबिट करेंगे, विकलन करेंगे, नाम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत ही देने वाले का नाम, जैसे कि श्याम हो गया, सुरेश हो गया, इनको हम क्या करेंगे, व्यक्तिगत खाते के अकॉर्डिंग। देने वाला व्यक्ति हमेशा क्रेडिट पक्ष को प्रभावित करने वाला होता है। किस पक्ष को प्रभावित करते हैं देने वाला व्यक्ति, क्रेडिट पक्ष को प्रभावित करते हैं, जिसी को हम हिंदी में कहते हैं जमा या फिर कहते हैं समाकलन प्यारे बच्चों। ठीक है, वास्तविक खाते के अंतर्गत देख लेते हैं व्यापार में आने वाली वस्तु। अब मान के चलिए आपके व्यापार में कुछ वस्तुएं आ रही हैं, क्या आ रही हैं सर, आपके व्यापार में कुछ वस्तुएं आ रही हैं बेटा। मान के चलिए मैंने इस मार्कर को खरीदा तो व्यापार में क्या आई, मार्कर आया। तो व्यापार में आने वाली वस्तुओं को हम क्या कहेंगे, जैसे कि यहाँ पास माल, रोकड़, फर्नीचर या रोकड़, इन आने वाली वस्तुओं को हम क्या करते हैं, कौन से पक्ष को प्रभावित करते हैं, ये आपके डेबिट पक्ष को प्रभावित करता है, आपके नाम पक्ष को प्रभावित करता है, आपके विकलन पक्ष को प्रभावित करता है प्यारे बच्चों। ठीक है, दूसरे पक्ष जैसे कि क्रेडिट, तो क्रेडिट में होता क्या है वास्तविक खाते के अंतर्गत, तो व्यापार से जाने वाली वस्तु, मतलब जैसे कि पहले क्या हुआ था, हमारे व्यापार में क्या हुआ था, ये मार्कर आया था, तो व्यापार से कुछ चीजें गई भी तो होगी बेटा, व्यापार से कुछ चीजें क्या होगी, गई भी तो होगी। मैंने इस मार्कर को खरीदने के बदले में क्या किया, कुछ राशियों का भुगतान करा, तो यहां पास मेरे व्यापार से क्या गई, रोकड़ गई। क्या गई बताइए, रोकड़ गई बेटा, जिसी को हम क्या कह सकते हैं, रोकड़, माल, आपके व्यापार से जो भी चीजें जाती हैं, ठीक है, उसी को आप क्या करते हो, क्रेडिट पक्ष में लिखते हो। मतलब आपके व्यापार से जाने वाली वस्तु आपके क्रेडिट पक्ष को प्रभावित करने वाली होती है, जमा पक्ष को प्रभावित करने वाली होती है, और समाकलन पक्ष को प्रभावित करने वाली होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर, अवास्तविक खाते के अंतर्गत देख लेते हैं बेटा, कि जब आपके व्यापार में व्यय हो या हानियां हो, व्यय या हानियां, आप क्या करते हो, आपके व्यापार के सफल संचालन के लिए किसी मजदूर को मजदूरी देते हो, किसी लेबर को आप वेतन देते हो, मजदूरी और वेतन एक ही हो गया। ठीक है, और आप क्या देते हो, बोनस देते हो, कमीशन देते हो, ये सारी चीजें आपके व्यापार की क्या है, व्यय है, खर्चे हैं। ठीक है, जिसको आप देख सकते हो क्या, नहीं। ठीक है, तो ये जो खर्चे होंगे, व्यय होंगे, वो आपके व्यापार में किस पक्ष को प्रभावित करेंगे, डेबिट पक्ष को प्रभावित करेंगे। किस पक्ष को प्रभावित करेंगे, डेबिट पक्ष को, जिसी को हम हिंदी में फिर से बता रहा हूं, नाम कहते हैं या फिर कहते हैं विकलन। नेक्स्ट होता है बेटा, जो क्रेडिट पक्ष होता है वो किस तरीके से आपके व्यापार को प्रभावित करता है या अवास्तविक खाते को प्रभावित करता है, ये देखते हैं। आय या लाभ, अब आपके व्यापार को क्या हो रहा है, आय हो रही है या लाभ हो रहे हैं, तो उस परिस्थिति में आपके जो खाते होते हैं नामात्र के या अवास्तविक, वो क्रेडिट पक्ष को प्रभावित करता है बेटा। किस पक्ष को, क्रेडिट पक्ष को। अब आय कैसे होगा सर, अरे आप लाभ अर्जन करने के लिए ही तो बेटा व्यापार कर रहे हो, है ना, किस उद्देश्य से कर रहे हो व्यापार, लाभ अर्जन करने के लिए। तो आप जब वस्तुओं का क्रय और विक्रय करते हो लाभ कमाने के दृष्टिकोण से, तो आपको जो होने वाली इनकम है उसी को तो हम आय कहते हैं, उसी को तो हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, लाभ कहते हैं। तो वो जो आपका लाभ होता है वो कौन से पक्ष को प्रभावित करता है, आपके क्रेडिट पक्ष मतलब जमा और समाकलन पक्ष को प्रभावित करने वाले पक्ष होते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं कि एक उदाहरण के माध्यम से हम क्या करेंगे, या एक लेन देन के माध्यम से कौन कौन से वो खाते होते हैं प्रभावित और कौन कौन से वो पक्ष प्रभावित होते हैं, उसको हम लोग एक नजर में देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, सुरेश से माल खरीदा। यहां पास बोला गया क्या कि उधार में माल खरीदा, नहीं, लेकिन यहां पास स्पष्ट है कि सुरेश से माल खरीदा। यहां पास नहीं रोकड़ की बात कही गई, नहीं पैसों की बात कही गई। ठीक है, आपने बोल दिया कि सुरेश से माल खरीदा। ठीक है, तो यहां पास बेटा उधार में माल खरीदा गया है। क्या किया गया है, उधार में आप सुरेश नाम से व्यक्ति से क्या कर रहे हो, माल खरीद रहे हो। ठीक है, तो यहां पास आपके व्यापार में क्या चीजें आई,
आपके व्यापार में कुछ वस्तुएं आई, तो वास्तविक खाता क्या कहता है, व्यापार में आने वाली वस्तु जो होती है वो आपके डेबिट पक्ष को प्रभावित करने वाले पक्ष होते हैं, वास्तविक खाते के अंतर्गत जो लिखा जाता है ना। तो यहाँ पास वास्तविक खाते के अंतर्गत माल खाता को हम क्या करेंगे, विकलन करेंगे, डेबिट करेंगे या नामे करेंगे। ठीक है। अब क्या आपके पास से कुछ चीजें जा रही हैं क्या, नहीं, आपके पास से कुछ चीजें जा नहीं रही हैं, आ तो रही हैं लेकिन क्या कुछ चीजें जा रही हैं, नहीं सर, नहीं जा रही हैं। तो यहां पास बेटा देखिए, व्यक्तिगत खाते के अनुसार देने वाले व्यक्ति का नाम क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा एक लेन देन से दो पक्ष प्रभावित होंगे। जैसे कि यहां पास वास्तविक खाते के अनुसार डेबिट पक्ष प्रभावित हुआ, व्यापार में आने वाली वस्तु थी इसलिए। अब व्यापार में जो आपके व्यक्ति हैं, ठीक है, जो देने वाला व्यक्ति है उसका नाम हम क्या करेंगे, समाकलन पक्ष में लिख लेंगे। क्यों सर, क्योंकि जो व्यक्ति दे रहा है आपको वो व्यक्तिगत खाते के अकॉर्डिंग देने वाला व्यक्ति है, और व्यक्तिगत खाते में कहा जाता है कि क्रेडिट पक्ष में आपको किसी भी देने वाले व्यक्ति का नाम लिखना है जो आपको उधार में माल दे रहा है। ठीक है। दूसरा देखते हैं, यहां पास एक बार और बता दूं, यहां पास दो खाते प्रभावित हुए, ध्यान दीजिएगा, एक तो वास्तविक खाता और दूसरा व्यक्तिगत खाता, और दो पक्ष भी प्रभावित हुए, एक तो डेबिट पक्ष और दूसरा क्रेडिट पक्ष। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, रमेश को उधार माल बेचा। तो आपने क्या किया, रमेश नाम के व्यक्ति को उधार माल बेचा। जैसे कि सुरेश क्या कर रहा था, उधार माल खरीद रहा था, अब आपने रमेश नाम के किसी व्यक्ति को उधार में माल बेच दिया बेटा। हाँ, यहाँ तो स्पष्ट है कि आपने उधार में माल बेचा, ये बात का जिक्र है, लेकिन वहां पास नहीं था। ठीक है। तो आइए देखते हैं, रमेश को जब आप माल उधार में बेचते हो तो क्या आपके पास कुछ चीजें आ रही हैं क्या, नहीं, आपके पास से तो कुछ चीजें जा रही हैं। क्या जा रही हैं, माल जा रहा है, मतलब वास्तविक खाता को जो प्रभावित कर रहा है व्यापार से जाने वाली वस्तु, जैसे कि माल। ठीक है। तो यहां पास आपने उधार में माल बेचा, तो रमेश का खाता हम क्या करेंगे, विकलन करेंगे, व्यक्तिगत खाते के अकॉर्डिंग पाने वाले व्यक्ति का जो नाम होगा वो क्या होगा, विकलन होगा। ठीक है। तो रमेश क्या कर रहे हैं, प्राप्त करता है ना। अब हमारे पास से कुछ चीजें जा रही हैं बेटा, तो क्या जा रहा है, माल जा रहा है, तो माल खाता को हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, क्योंकि जो नियम है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, वो यही कहते हैं प्यारे बच्चों कि जब आपके व्यापार से कुछ चीजें जा रही हैं तो वो हमेशा आपके क्रेडिट पक्ष को प्रभावित करेंगी। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो एग्जांपल है वो है कि रमेश को वेतन दिया। अब यहाँ पास हमने तो देख लिया कि वास्तविक खाते प्रभावित हो रहे थे, व्यक्तिगत खाते प्रभावित हो रहे थे। अब देख लेते हैं प्यारे बच्चों कि अवास्तविक खाता भी किस तरीके से प्रभावित होता है। ठीक है। तो यहां पास देखिए, रमेश को जब आप वेतन देते हो तो एक वेतन देने का जो सिलसिला है बेटा, यहाँ पास मजदूरी दे रहे हो, आप मजदूरी दे रहे हो तो आपके व्यापार से कुछ चीजें जा रही हैं क्या, हाँ सर जा रही हैं। क्या जा रही हैं, पैसे जा रहे हैं ना। आप क्या कर रहे हो, रोकड़ के रूप में क्या कर रहे हो, रमेश नाम के किसी व्यक्ति को पैसे दे रहे हो। तो यहाँ पास वेतन का खाता क्या होगा, विकलन होगा। जैसे कि हमारा नामात्र खाता कहता है, या नामात्र खाता प्रभावित हो रहा है, और साथ ही साथ कौन सा पक्ष प्रभावित हो रहा है, डेबिट पक्ष प्रभावित हो रहा है, विकलन पक्ष प्रभावित हो रहा है, क्योंकि हमारे व्यापार का क्या हो रहा है, व्यय हो रहा है, हानि हो रही है प्यारे बच्चों। ठीक है। और साथ ही साथ हमारे रोकड़ खाता से कहां से जा रहा है, रोकड़ मतलब व्यापार से जाने वाली वस्तु। तो यहां पास व्यापार से जाने वाली वस्तु वास्तविक खाते के अंतर्गत आ गई, तो हमने क्या किया, रोकड़ खाता से। ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये तो थे कुछ एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पास लिखा है ना, आय या लाभ, नामात्र खाते को फिर से प्रभावित करना है हमको। तो यहाँ पास आहरण पर ब्याज लिया, हमने क्या किया, किसी साझेदार से आहरण की गई धनराशि पर उनसे ब्याज ले लिया। तो आपके व्यापार में कुछ चीजें आ रही हैं बेटा, क्या आ रही है सर, रोकड़ आ रहा है, रोकड़ क्या आ रहा है, रोकड़ आ रहा है। तो रोकड़ खाता को हम क्या करेंगे, विकलन करेंगे। यहाँ पास बोला गया कि वास्तविक खाते के अनुसार व्यापार में आने वाली वस्तु जैसे कि माल, फर्नीचर, रोकड़। ठीक है। तो यहाँ पास क्या आया, रोकड़। तो रोकड़ खाता को क्या करेंगे, विकलन करेंगे। और साथ ही साथ आहरण पर ब्याज खाता से, मतलब जो दूसरा पक्ष है क्रेडिट पक्ष, वो क्या होगा, आहरण पर ब्याज खाता से। ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये तो था हमारा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, कुछ एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाने का प्रयास किया।
ठीक है। अब चलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के कुछ चरणों के बारे में जानते हैं, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, लाभ हानि खाता, व्यापार खाता, चिट्ठा या प्रारंभिक लेखा या बही खाता तैयार करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहला है प्रारंभिक लेखा। तो व्यापार में होने वाली व्यापारिक सौदों को बेटा, ठीक है, सबसे पहले जिन बहियों में लिखा जाता है या जिन खातों में लिखा जाता है उसी को तो हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक लेखा कहते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पास देख लेते हैं, व्यापारिक सौदों को सर्वप्रथम जिन बहियों में दर्ज किया जाता है उन्हें हम प्रारंभिक लेखों की बहिया कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि व्यापार में होने वाले जितने भी व्यापारिक लेन देन होंगे, व्यवहार होंगे, सौदे होंगे, उनको सबसे पहले जिन बहियों में क्या किया जाता है, लिखा जाता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक लेखों की बहिया कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और बोला गया कि सौदों का लेखांकन सर्वप्रथम किसमें किया जाता है, रोजनामचा में करते हैं, जर्नल में करते हैं, या सहायक बहियों में तिथिवार क्रम से सौदे के पूर्ण विवरण सहित किया जाता है। मतलब हो गई यूं बेटा कि आप कोई भी एक व्यापारिक लेन देन करो, उसको आप क्या करोगे, सबसे पहले रोजनामचा में लिखोगे या तो फिर जर्नल में लिखोगे या किसी सहायक बही में लिखोगे। और किस प्रकार से लिखोगे, तो तिथिवार क्रम के अनुसार लिखोगे और सौदे के पूर्ण विवरण सहित उसको लिखोगे। ठीक है, और प्रारंभिक लेखों के आधार पर ही क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, खाता बही तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है, खाता बही तैयार किया जाता है प्यारे बच्चों। अब ये खाता बही क्या है सर, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं इस दूसरे बिंदु के माध्यम से। जैसे कि बोला गया वर्गीकरण या खाता बही। ठीक है, तो यहाँ पास खाता बही को मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या किया जा रहा है, वर्गीकरण का तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो बेटा मैं बता दूं, प्रारंभिक लेखा बहियों में सौदों का लेखा करने के पश्चात क्या किया जाता है, प्रारंभिक लेखा बहियों में सौदों का लेखा करने के तत्पश्चात प्रत्येक व्यवहारों से, मतलब जितने भी आपके लेन देन होंगे उनसे संबंधित सारे व्यवहारों को छांट करके एक स्थान पर लिख लिया जाता है। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। तो ये तो रही वर्गीकरण की बात। खाता बही किसको कहेंगे, तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों, क्या होता है कि आपके द्वारा किए गए लेखों को, ठीक है, अलग अलग रूप में, अलग अलग विशेष खातों के रूप में, जैसे कि यहाँ पास क्रय और विक्रय हुआ, आपने खर्च या हानि की, या सॉरी लाभ अर्जन किया या क्या किया, आपने व्यय किए, उससे संबंधित व्यवहारों को क्या किया जाता है, अलग अलग रूपों में लिखा जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, खाता बही कहते हैं। अब मान के चलिए क्रय, आपने एक दिन में 10 क्रय किए, तो 10 क्रय को आपने लिखा अपने प्रारंभिक लेखा में। लेकिन हो यूं सकता है बेटा कि आपने क्या किया कि पहले में आपने क्रय किया, उसके बाद चौथे नंबर में क्रय कर रहे हो, है ना, तिथिवार कर रहे हो, क्रम के अनुसार कर रहे हो। फिर आपने पांचवें छठवें नंबर का जो लेन देन था उसको आपने क्रय नहीं किया, विक्रय कर दिया, या किसी को वेतन दे दिया, किसी को गाड़ी भाड़ा दे दिया, किसी को ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पास होगा यू कि विशेष संबंधित जो खाते होते हैं, ठीक है, किसी विशेष वस्तु से संबंधित, मतलब क्रय से संबंधित हो, विक्रय से संबंधित हो, आप ट्रांसपोर्टेशन का हो, वेतन का हो, कोई भी हो, ठीक है, अलग अलग संबंधित खातों को क्या किया जाता है, अलग अलग छांट करके लिखा जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, खाता बही कहते हैं प्यारे बच्चों। जिससे क्या होता है, एक व्यापारी को, यहाँ पास बोला गया खाता बही से एक व्यापारी को अपने एक व्यापार में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है तत्काल रूप से। ठीक है, अपने व्यवहार का, अपने लेन देन का क्या होता है, संपूर्ण जानकारी एक ही लेखों के माध्यम से या एक ही बही के माध्यम से मिल सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे कि मैं मान के चलो माल खरीदने का बोल रहा हूँ, क्रय खाते का बोल रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, एक क्रय का खाता बनाया। क्रय खाते में मैंने क्या किया, आज हुए जितने भी लेन देन थे क्रय से संबंधित, उन सभी लेन देनों को एक बही के रूप में लिख लिया, बही खाता तैयार किया। अब उस बही खाते की मदद से क्या होगा, व्यापारियों को, यहाँ पास बोला गया ना कि बही खाता से एक व्यापारी अपने एक व्यवहार की संपूर्ण जानकारी तत्काल प्राप्त कर लेता है। मतलब मैं क्या करूंगा, उस क्रय खाता से मैं अपने द्वारा किए गए हर एक क्रय का क्या करूंगा, संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लूंगा एक ही झटकों में। ठीक है, तो ये तो था एक उदाहरण कि आप क्या करते हो, खाता बही को तैयार करते हो, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो एक विशेष खाते का। ठीक है,
नेक्स्ट है प्यारे बच्चों सारांश। नेक्स्ट क्या है सर? सारांश है बेटा, ठीक है, या जिसी को हम कहते हैं अंतिम खाते। तो मैं बता दूं दोहरा लेखा प्रणाली के अंतिम चरण में, ठीक है, अंतिम चरण का जो मुख्य उद्देश्य होता है प्यारे बच्चों, वो किसी निश्चित समय अवधि में किए गए व्यापारिक परिणामों को ज्ञात करना होता है। क्या होता है सर? किसी निश्चित समय अवधि में किए गए व्यापारिक परिणामों को ज्ञात करना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पास बोला गया कि खाता बही के संपूर्ण खातों की स्थिति की जानकारी के आधार पर क्या किया जाता है? वित्तीय वर्ष के अंत में व्यापारिक व्यवहारों का एक सारांश तैयार किया जाता है। मतलब आप क्या करते हो, अगर आपने खाता बही तैयार की है तो उन खाता बही के अनुसार या उन खाता बही के दिए गए जानकारी के अनुसार सूचनाओं के आधार पर आप क्या करते हो? वित्तीय वर्ष के अंत में बेटा आप व्यापारिक व्यवहारों की एक सारांश तैयार करते हो, जिसी को हम क्या कहते हैं? अंतिम खाते कहते हैं। और इसमें होता यूं है कि इस सारांश को ही हम क्या कहते हैं? अंतिम खाते। जैसे कि मैं बोल रहा था, इसके अंतर्गत बेटा व्यापार खाता बनाया जाता है, लाभ हानि खाता बनाया जाता है, या बनाया जाता है प्यारे बच्चों चिट्ठा, जिसी को हम जानते हैं आर्थिक स्थिति विवरण के नाम से बेटा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के इस सेशन के माध्यम से जो ये हमारा सेकंड अध्याय था, ठीक है, ये भी समाप्त हो गया, ठीक है। हमने क्या किया? लेखांकन सिद्धांत में लेखांकन के कुछ सिद्धांतों के बारे में जाना, ठीक है। हमने जाना दोहरा लेखा प्रणाली का इतिहास, हमने जाना दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं, उनके लाभों का वर्णन किया हमने, ठीक है। हमने सीखा कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब जो डेबिट और क्रेडिट करने का जो नियम है वो क्या कहता है, ठीक है। अब अगले सेशन के माध्यम से या अगले अध्याय के माध्यम से प्यारे बच्चों हम लोग एक और नए धमाकेदार सेशन में प्रवेश करने वाले हैं, मतलब नए धमाकेदार अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को अकाउंटिंग का कार्य करना शुरू कर दोगे, ठीक है। आप लोग क्या करोगे? अकाउंटिंग का कार्य करना प्रारंभ कर दोगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और प्यारे बच्चों अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आता है तो आप लोग बिल्कुल लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, ताकि हमारा जो मनोबल है वो और बढ़ता रहे और आपको इसी तरीके से एनर्जेटिक होकर मैं पढ़ाता रहूं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।